अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्रिमिनोलॉजी की आउटलाइन के फर्स्ट सेक्शन के फोर्थ और लास्ट पार्ट में हम दैट्स ऑल अबाउट क्राइम्स थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को जब साइंटिफिकली डिस्कस किया जाता है और स्पेशली सोशल साइंसेज में तो उसको डिफरेंट थेरीज की बेस पे डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो लेट्स अबाउट द डिस्कस द थेरीज दैट एक्सप्लेन द क्रिमिनल बिहेवियर। ठीक है, हमारे पास पहली जो थेरीज हैं वो हैं बायोलॉजिकल थेरीज। बायोलॉजिकल थेरीज ये कहती हैं कि जेनेटिकल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो क्रिमिनल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। इसमें जो है वो सीजर लम्ब्रोसो की थेरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ही सेज कि क्रिमिनल्स आर बॉर्न, ठीक है, और एंड एग्जिबिट फिजिकल करेक्टरिस्टिक दैट डिफरेंशिएट देम फ्रॉम नॉन क्रिमिनल्स। जो हमारे पास लम्ब्रोसो है वो ये कहता है कि क्रिमिनल्स पैदा होते हैं, वो यानी वो ये कहता है कि सोसाइटी क्राइम को शेप नहीं करती, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्राइम को शेप नहीं करते, बल्कि क्रिमिनल्स जो होती हैं वो पैदा होती हैं, उनके अंदर कुछ ऐसी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उनको नॉन क्रिमिनल से डिफरेंट करती हैं। ठीक है, और जो मॉडर्न बायोलॉजिकल थेरीज हैं वो ये कहती हैं कि देयर आर सम न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स एंड देयर आर सम ब्रेन केमिस्ट्री जो कि क्रिमिनल बिहेवियर के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होती है। जो हमारे पास क्रिमिनल्स होते हैं उनके और जो दूसरा नॉन क्रिमिनल्स है उनके एक न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर देयर आर स्लॉटली डिफरेंट। ठीक है, सम डिफरेंस होते हैं। ऑल्दो कि ये जो सोसाइटी जो थेरीज हैं, बायोलॉजिकल थेरीज एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करती हैं। हम जानते हैं कि कोई भी ह्यूमन बिहेवियर है, कोई भी ह्यूमन बिहेवियर है ओवरऑल उसके ऊपर एक न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट ज़रूर होते हैं। सो जो क्राइम है वो एक बिहेवियर है तो उसके ऊपर भी न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट होंगे। लेकिन यहाँ पे ये इन थेरीज के ऊपर क्रिटिसिज्म ये है बायोलॉजिकल थेरीज के ऊपर कि ये सोसाइटल एस्पेक्ट को जो है वो इग्नोर कर देती हैं। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट थेरीज जो है वो है साइकोलॉजिकल थेरीज। साइकोलॉजिकल थेरीज ये कहती हैं, जो फोकस करती हैं वो इंडिविजुअल्स के मेंटल प्रोसेसेस एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स के ऊपर डिस्कस करती हैं कि जो क्रिमिनल बिहेवियर है वो किसी भी शख्स के मेंटल प्रोसेसेस और पर्सनालिटी ट्रेट्स की वजह से शेप होता है। फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस हो गया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो गया, मेंटल इलनेस हो गया। ऐसे लोग जो एंटी सोशल पर्सनालिटी अगर होंगे सो दे आर मोर चांसेस कि वो क्राइम की तरफ जाएंगे। और दूसरी तरफ जो सोशल पर्सनालिटी लोग होंगे उनके लिए चांसेस कम है कि वो किसी क्राइम की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब ये जो है थेरीज, साइकोलॉजिकल थेरीज, ज़ाहिर है आप किसी भी बिहेवियर के अंदर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन इन थेरीज़ के ऊपर जो क्रिटिसिज्म ये है कि ये बायोलॉजिकल और स्पेशली सोशल फैक्टर्स को जो है वो इग्नोर करती है। और हम ये जानते हैं, हमने बारहा ये डिस्कस किया कि क्राइम जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो सोशल इम्पैक्ट होते हैं, सोशल इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मॉडर्न थेरीज हैं दैट आर सोशलॉजिकल थेरीज। पहली थेरी ये जो सोशलॉजिकल थेरीज हैं ये सोशल स्ट्रक्चर्स और रिलेशनशिप्स, जो सोसाइटल रिलेशनशिप्स हैं उनको फोकस करती हैं कि वो क्रिमिनल बिहेवियर को कॉज करती हैं। इसमें पहली थेरी हमारे पास है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थेरी। ये जो है ये दिस थेरी पॉजिट्स द दैट क्राइम इज़ मोर लाइकली टू अकर इन कम्युनिटीज़ विद वीक सोशल स्ट्रक्चर एंड लो सोशल कोहेंशन। ये कहती है कि क्राइम तब होता है जब सोसाइटी डिसऑर्गेनाइज्ड होती है, जिस सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर वीक हो, जिस सोसाइटी के अंदर जो है वो पावर्टी हो, रेजिडेंशियल इंस्टेबिलिटी हो, लेक ऑफ कम्युनिटी हो, लेक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हो, वहाँ पे यानी कि सोसाइटी डिसऑर्गेनाइज्ड हो, क्लासेस में बटी हुई हो, वहाँ पे क्राइम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे क्रिमिनल रेट ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेन थेरी। स्ट्रेन थेरी जो है ना, एंड स्ट्रेन थेरी इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अगर हम CSS के क्रिमिनोलॉजी के पेपर की बात करें तो ये इसका जो डेवलपर है इस थेरी का उसका नाम है रॉबर्ट मार्टन। ठीक है, ही सजेस्टेड कि क्राइम अकर्स व्हेन देयर इज़ अ डिसकनेक्ट बिटवीन सोसाइटल गोल्स एंड द मीन्स अवेलेबल टू अचीव दैम। तो ये कहते हैं कि सोसाइटी जो है वह गोल तो बना लेती है कि हमने इसको अचीव करना है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, तो वहाँ पे फिर क्राइम होता है।
ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई सोसाइटी जो है वो किसी से ये एक्सपेक्ट करती है किसी शख्स से कि जब वो यूथ एज में हो तो वो डेवलप हो, ठीक है, डेवलप पर्सन हो, सक्सेसफुल पर्सन हो, इकोनॉमिकली जो है वो सक्सेसफुल पर्सन हो। लेकिन सोसाइटी जो है वो फेल हो जाती है कि उसको उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सके, ठीक है। तो वो ये कहता है कि इस वजह से जब आपके पास गोल तो हो लेकिन मीन्स ना हो तो आपकी सोसाइटी के इंडिविजुअल जो है वो क्राइम्स की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। यानी आप इस तरह से कह लो कि ये सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स को डिस्कस करता है। थर्ड वन जो हमारे पास सोशल थेरी है वो है सोशल कंट्रोल थेरी। सोशल कंट्रोल थेरी पॉजिट्स दैट द स्ट्रॉन्ग social bonds and relationship deter individual from engaging in criminal behavior. According to the aspects, when social ties to family, friends and communities are weak, individuals are more likely to commit crimes. ये कहता है कि जब सोसाइटी के अंदर कंट्रोल ना हो, कंट्रोल से मुराद है कि इंडिविजुअल्स का, फैमिलीज़ का या सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनका आपस में बॉन्ड और रिलेशनशिप जो है वो वीक हो, वीक सोशल बॉन्ड हो, उस वहाँ पे क्राइम ज़्यादा होता है, ठीक है। इसकी मिसाल हम इस तरह से ले सकते हैं कि जब किसी भी सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअल सोच रखने वाले, इनफरादी सोच रखने वाले लोग ज़्यादा हों, ठीक है, उनका आपस में यानी कि सोसाइटी एज अ होल एक रिलेशनशिप बनाने में फेल हो जाए तो वहाँ पे क्रिमिनल बिहेवियर ज़्यादा होता है। दिस थ्योरी एम्फेसिस द रोल ऑफ सोशलाइजेशन इन प्रिवेंटिंग डेविएशन। और ये कहता है कि अगर आप क्राइम को रोकना चाहते हैं तो आपको सोशलाइजेशन को बेहतर करना होगा, ठीक है। लोगों को सोशलाइजेशन की तरफ लेके आना पड़ेगा, लोगों को एक सोसाइटी यानी एज अ होल एक सोसाइटी बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है लर्निंग थेरी। लर्निंग थेरी जो है ये एडवर्ड सदरलैंड की थेरी है। ये एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल थेरी है, सोशल लर्निंग थेरी, उससे इन्फ्लुएंस करके बनाई गई है। So he said suggests that the criminal behavior is learned through interaction with others. लर्निंग थ्योरी ये कहती है कि क्राइम हमेशा लर्न किया जाता है। जब आप किसी यानी कि वो ये कहते हैं कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो क्रिमिनल बिहेवियर को अडॉप्ट करते हैं उस वक्त जब वो एक ऐसी सोसाइटी के अंदर रह रहे हों, एक ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हों जहाँ पे दूसरे लोग जो है वो क्राइम करते हों, ठीक है। तो वो एक्चुअली जो लर्निंग थ्योरी है ना, इसको पहले हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से डिस्कस कर लेते हैं। साइकोलॉजी की या लर्निंग थ्योरी ये कहती है कि कोई भी बिहेवियर आप तब लर्न करते हो जब आप किसी को देखते हो वो बिहेवियर करते हुए और आप देखते हो कि उसके उस बिहेवियर पे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सो अगर हम क्रिमिनोलॉजी की बात करें तो एक ऐसा इन्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल एक बच्चे को एक ऐसा इन्वायरमेंट फेस करना पड़ता है जहाँ पे उसके इर्द गिर्द उसके घर में लगा लें कि उसके घर में एक क्रिमिनल रहते हैं और वो देखता है कि उसको जो है वो जो क्रिमिनल है उसको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, इकोनॉमिकली वो फ़ायदे में जा रहा है, ठीक है। तो वो भी क्रिमिनल बिहेवियर को लर्न कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लेबलिंग थेरी। लेबलिंग थेरी जो है ना ये सर्च दैट द इंडिविजुअल बिकेम क्रिमिनल प्राइमरली थ्रू सोसाइटल लेबलिंग। ये लेबलिंग थेरी ये कहती है कि वो लोग क्राइम की तरफ ज़्यादा उनके जाने के चांसेस होते हैं जिनको सोसाइटी लेबल कर देती है कि ये क्रिमिनल्स हैं और फिर वो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है रिहेबिलिट करना, ठीक है। ये थेरी जो है ना ये एक्चुअली सोशल कंस्ट्रक्शन के ऊपर है, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम। यानी कि ये कहती है कि जब आप किसी भी शख्स को या किसी भी बिहेवियर को लेबल कर दो, बार बार लेबल करोगे ये क्राइम है, क्राइम है, क्राइम है, क्राइम है, तो वो शख्स जो है वो कभी भी रिहेबिलिट नहीं करता, वो हमेशा क्रिमिनल बिहेवियर के अंदर ही इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आउटलाइन के अंदर है इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑन डेविएंस एंड क्राइम। इस्लाम के अंदर सिन एंड जस्टिस का, सिन का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप डिवाइन लॉ को, रिलीजियस लॉ को जो यानी शरीयत को जब आप वायलेट करती हो तो दैट्स अ सिन, ठीक है। और इस्लाम में एक स्ट्रॉन्ग बिलीव्स, एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम मौजूद है सिन और जस्टिस का, ठीक है। कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो इस्लाम वो भी बताता है, कुछ स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज़, कम्युनिटी सॉलिडेरिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरह की एक स्ट्रॉन्ग जस्टिस सिस्टम, इक्वालिटी सिस्टम, ये प्रिवेंटिव मेजर्स इस्लाम बताता है क्राइम को रोकने के लिए, ठीक है। और इसमें जो है ना इस्लाम के अंदर एक कॉन्सेप्ट है रिस्टोरेटिव जस्टिस का। रिस्टोरेटिव जस्टिस इस्लामिक टीचिंग्स एडवोकेट द restorative justice approaches emphasize the reconciliation and community involvement in addressing wrongdoing rather the slowly measures.
रिस्ट्रिक्टिव जस्टिस का मतलब है कि इस्लाम जो है ना वो फौरी इंसाफ पे यकीन रखता है एज अ होल। ठीक है, इस्लाम ये कहता है कि जो इंडिविजुअल मेजर्स नहीं, सोसाइटल मेजर्स होने चाहिए क्राइम को रोकने के लिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल वाज अबाउट आवर द थेरीज ऑफ क्राइम।